चलो देखो, नील्स बोहर का परमाणु मॉडल जब आप देखोगे ना, तो सबसे पहले समस्या क्या है, चैलेंज हम लोग के पास सामने क्या है, मतलब रदरफोर्ड के सामने क्या था कि ये दो घटनाओं की व्याख्या नहीं कर पाए थे। रदरफोर्ड जो है दो घटनाओं की व्याख्या नहीं कर पाए। कौन कौन सी? एक परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या और एक रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। और इसकी व्याख्या करने के लिए कौन दिमाग लगाते हैं? नील्स बोहर। और वो दो परिकल्पनाओं को क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक में कुछ अच्छे से डिटेलिंग नहीं दिया हुआ है, जितना बढ़िया है इसके बारे में एस एल अरोड़ा समझाया। सीबीएसई में एक बुक चलती है एस एल अरोड़ा, मेरे पास तो लगभग हर किताबें हैं। आपको बताया है ना कि एक एक किताब में रखा हुआ है फिजिक्स का कि कौन सा कहाँ से टॉपिक अच्छा कौन समझाया हुआ राइटर, हमें ये भी पता है। एक ही राइटर, देखो सही बात है, एक ही टॉपिक को कुछ होते हैं ना कोड टाइप का होता है। एस एल अरोड़ा में जब आप नील्स बोहर पढ़ना चालू करेंगे, थोड़ी इंग्लिश मीडियम में है, सीबीएसई की बुक है, तो उसमें बहुत डिटेलिंग में दिया है और मैं उसी से पढ़ाऊँगा। मतलब नील्स बोहर का परमाणु मॉडल एसएल का ही पूरा दूंगा आपको। अब उसमें सबसे पहले जो कई दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे, MBR बराबर NH में 2 पाई कैसे हुआ, ये समझाया। तो बोहर देखो दो समस्याएं हैं। एक क्या है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो त्वरण है, त्वरण है तो त्वरित गति है, त्वरित गति है तो एनर्जी नष्ट होगी, गिर जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। तो उनके दिमाग में आया कि कहीं न कहीं स्टेबिलिटी का कुछ कारण होगा। स्टेबिलिटी मतलब अस्थायित्व का कुछ न कुछ कारण होगा, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिर रहा है। अब उस अस्थायित्व के लिए जहाँ तक हमको लगता है उनके दिमाग में आया होगा कि वो तरह हो सकता है कि दो तरह के ऑर्बिट हों, कक्षाएँ हों, एक स्थायी और एक अस्थायी, यानी एक स्टेबल और एक क्या हो, अनस्टेबल हो। अब कैसे हमें पता चलेगा कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है? उसी समय तरंग भी चला। आप देखें ना, तरंग पढ़ते हुए तो चले आए हैं, पीछे से पूरा तरंग भी पढ़े, तरंग पढ़ते हुए कण पढ़े, कण पढ़ते हुए फिर परमाणु हम लोग आ गए। तो तरंग सिद्धांत और कक्षा 11 में तरंग के बारे में बहुत डिटेल में दिया है, प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगे। वहाँ पे एक ये बात है कि यदि तरंग की ऊर्जा नियत है, तरंग की ऊर्जा क्या है? नियत है, तब भी हम क्या कर सकते हैं? उसके आयाम को बढ़ा घट सकते हैं और घटा सकते हैं। मतलब बात नहीं समझ में आई क्या? ये है तरंग की ऊर्जा नियत है, आयाम बढ़ जाएगा और घट जाएगा। इसे आप ऐसे समझो कि जैसे समुद्र में लहर उठता है, यदि बहुत विस्तारित है तो वहाँ पानी की जो लहर उठती हैं, तरंगे उठती हैं, उनकी ऊंचाई कम रहती है। अगर वही पानी समुद्र का कहीं पर, अरे इस चीज़ को ज्योग्राफी में क्या कहते हैं भाई, जहाँ पे दो थल आपस में मिलने वाले हो, बीच में समुद्र काट के गया हो, उसे कुछ कहा जाता है, चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? चैनल। हाँ, जल संधि भाई, इसे कहा जाता है जल संधि। जल संधि के बीच में ऐसे, मतलब जैसे आप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका देखो, देखो ऐसे बीच में एक है ना स्पेस, हो रहा है नहीं? ऐसे है ना ये बीच में जगह। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लहर उठा, इधर भी सागर है, लहर उठा, इधर पानी की ऊंचाई कम रहेगी, मगर जैसे ही जब ये टनल में पहुँचेगा ना, तो वहाँ पे उसका आयाम क्या हो जाएगा? काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। क्या रीजन है? रीजन यही है जो आपको बताया जा रहा है कि यदि तरंगे प्रगामी हैं, क्या है? प्रगामी। दो तरह की होती है, प्रगामी और अप्रगामी। आप 11th में पढ़े नहीं अच्छे से भी, मैंने बताया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है कि अगर स्थायी तरंगे हैं, क्या स्थायी तरंगे हैं, तो उनके आयाम और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो सकता है, जबकि ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। कैसे समझे? यदि स्थायी तरंगे हैं तो उनके आयाम और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो सकता है, परंतु ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। ये धारणा आ चुकी थी तरंग को लेकर के। अब क्या किए? इसी धारणा से नील्स बोहर जो है दिमाग लगाया। क्या लगाया? ये नाभिक हो गया, जो कि रदरफोर्ड सब कुछ बता दिए इसके बारे में, ठीक। अब जैसे मान लो कि एक कक्षा की बात हम लोग करें, तो हमें बताया कि था कि बीच में कई अस्थायी है, फिर ये यल कक्षा है। तो इनके अनुसार इसमें जैसे मान लीजिए कि कक्षा में ऐसे
कितनी तरंग दैर्घ्य बनी, चलो यहाँ से चले फिर यहाँ पे एक ना जी, और फिर यहाँ से चले 2 और फिर यहाँ से चले 3। कितनी तरंग दैर्घ्य है, 3 तरंग दैर्घ्य। फिर आप इसमें आएंगे थोड़ा सा और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तब ये क्या करेगा भाई, तो समझ में आ रहा है। ऐसे वेव फैलती चली जाएंगी। स्थायी कक्षाओं में जो भी होंगे वेव, जो तरंग दैर्घ्य होगा वो पूर्ण चक्कर में रहेगा, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर या 4 चक्कर, और इसका जो भी मान होगा वो इसके परिधि के क्या होगा, बराबर होगा। अब लड़कों को ये नहीं समझ में आ रहा कि है क्या, अरे यार इलेक्ट्रॉन ये त्वरित गति कर रहा है ना, उससे कौन सी तरंगे निकलेंगी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे स्प्रिंग अर्थ बनाती हुई इसके चारों तरफ चलेंगी कि नहीं, दूसरी चीज को दर्शाया गया है। अब वो क्या बताते हैं, कहते हैं कि जो परिधि है 2 पाई r, मान लीजिए किसी कक्षा की त्रिज्या है तो क्या हो जाएगा 2 पाई r, और इसमें मान लीजिए n तरंगे हैं, उस कक्षा में कितनी तरंगे हैं, n तरंगे हैं, तो बराबर n लैम्डा। भाई 1 तरंग 2 तरंग सब मिला लोगे तो टोटल किसके बराबर आएगा, परिधि के बराबर। अब इसमें कंफ्यूजन है, आपको समझने के लिए मैं इतना बड़ा वेवलेंथ बना दिया हूँ। अच्छा बताओ, क्या ये इस रस्सी को हम पकड़ करके ऐसे चलेंगे तो क्या इस परिधि के बराबर आएगा, कभी नहीं आएगा। कभी आएगा इस परिधि के बराबर नहीं। परंतु इतनी छोटी तरंग दैर्घ्य होती हैं कि लगभग वो परिधि पर ही रहती हैं। वो तो समझने के लिए आपको अलग से इतना बड़ा जूम करके दिखाया जा रहा है ताकि आप उस बात को क्या करो, समझ सको। इतनी बड़ी तरंग दैर्घ्य होती, अरे भाई तरंग दैर्घ्य पढ़े तो वो दृश्य प्रकाश का एंगस्ट्रॉम किसमें होती है, अब समझ लो एंगस्ट्रॉम कितना छोटा है, ठीक है। फिर उसके बाद किसके सिद्धांत से, डी ब्रोगली ना जी, लैम्डा की जगह क्या रखें, h/p, डी ब्रोगली के द्वैत प्रकृति के अनुसार। फिर p बराबर क्या रख दोगे, mv, क्या लिख दोगे 2 पाई r बराबर n h/mv, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्या हो जाएगा, चलो समझो mv r एक साथ कर लिए, NH/में कितना 2 पाई, तो फाइनल नियम यही है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत यहीं से आ गया। क्या आ गया, तो ये अस्थायी कक्षाओं का कोणीय संवेग है। क्या है, अस्थायी कक्षाओं का कोणीय संवेग, जो h/2 पाई का पूर्ण गुणज रखता है। तो पहला तो इस कॉन्सेप्ट से निल्स बोहर क्या किए, एक परमाणु के अस्थायित्व वाली बात को समाप्त करे। जो समस्या था कि आखिर इलेक्ट्रॉन त्वरित गति कर रहा है तो उससे विद्युत चुम्बकीय तरंगे निकलेंगी, और विद्युत चुम्बकीय तरंगे निकलेंगी तो उसकी ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कम होगी ना, ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कम होगी तो क्या हो जाएगा, बड़ी कक्षा अपनाएगा, छोटी कक्षा अपनाएगा, बड़ी क्यों नहीं अपनाएगा। अगर किसी की ऊर्जा ज़्यादा है तो बड़ा कक्षा अपनाएगा, किसी की ऊर्जा कम है तो छोटा। इसका सही जवाब आपको देना है, लॉजिकल जवाब देना है, ऐसे नहीं माना जाएगा, ऐसे हर जगह है। जैसे ये बताओ, अभी इस चैप्टर के पहले क्या पढ़े थे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या बताया गया था, तरंग की ऊर्जा तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है कि तीव्रता पर निर्भर करती है। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति दोनों सेम ही है। आवृत्ति बताया गया था ना, आवृत्ति पर निर्भर कर, देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति बढ़ा देने से ऊर्जा का मान बढ़ जा रहा था कि नहीं, बोलो। उच्च ऊर्जा उच्च आवृत्ति वाली जब तरंग E बराबर h म्यू, E बराबर h म्यू जो था, यही तो क्या है, आवृत्ति है। आवृत्ति बढ़ाने से ऊर्जा का मान बढ़ रहा था। ऐसे ही अब इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा कि जब ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे निकालेगा तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ऊर्जा कम होगी तो चक्रों की संख्या कम होनी चाहिए कि ज़्यादा, कम होनी चाहिए। और चक्रों की संख्या कम कैसे होगा, पास आने पे, पास आने पे क्या होगा, कम होगा। इस वजह से कहाँ आएगा, जैसे जैसे एनर्जी कम होगी पास आता चला जाएगा, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्यों, क्योंकि सबकी आवृत्ति सेम रहती है। आप पढ़ोगे विद्युत चुम्बकीय तरंग दैर्घ्य में जिनकी जो रहती है वही रहती है, वो चेंज नहीं होती है।
आवृत्ति नहीं चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि आवृत्ति चेंज हो जाएगा तो ऊर्जा चेंज हो जाएगा। और त्वरित गति कर रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगें निकल रही हैं, ऊर्जा में कमी होगी, यानी आवृत्ति बदलना चाहिए। आवृत्ति बदलने के लिए ऊर्जा कम यानी आवृत्ति कम, आवृत्ति कम यानी पास आता चला जाएगा। अब समझ में नहीं आ गया ना? चलो अब ये बराबर क्या, यहाँ देखो, यहाँ से अपना वो नियम दे दिए कि नाभिक के चारों तरफ जो अस्थायी कक्षाएं होती हैं उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यही जो h है, जो ये h है, यही h क्या है? मैक्स प्लांक नियतांक है। और इसी h को आने की वजह से ही इसे क्या कहा गया? मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से स्थायित्व की व्याख्या कर देते हैं। ये जो h आया ये मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। हमारे नेचर में आपको पता होना चाहिए कुछ अशांत और अनावर्ती दशमलव हैं, जिनमें से h है, पाई है, पता है नहीं? पाई तो पता होगा, क्लास 9th मैथ में है। अशांत अनावर्ती दशमलव है 22/7 ना, ये अशांत अनावर्ती है। ऐसे जो h है ये भी क्या है? अशांत और अनावर्ती है। ये सब ऐसे नियतांक हैं जिनके मान आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया। दशमलव के अरब प्लेस तक आप चले जाओ ना, मिलियन ट्रिलियन प्लेस तक चले जाओ, परंतु कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लगभग मान हम लोग निकालते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक बार बताया था, स्लोप वाली बात याद है सर? क्या स्लोप वाली बात? अधिकतम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति की भी चारे खींचे थे, ऐसे आया था ना? सब एक दूसरे के समांतर थे कि नहीं? यही तो बता रहा था। हाँ, tan थीटा जो स्लोप बताता था, tan थीटा जो निकलवाया था, क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराया था वहाँ पे। तो ऐसे कई चीजें हैं। आखिर क्यों इसमें मैक्स प्लांक आ गए? यानी क्या ऐसा रीजन है कि यह चाह करके ये लोग बच गए? कैसे ये बता दिए कि कई अस्थाई और अस्थाई कक्षाएं हैं? सपने में आ गया था वो बता रहा था? नहीं, क्योंकि यश का मान ही नहीं नियत है। यश का मान कोई पाया है सही नहीं। जब यश का मान ही नहीं क्लियर है तो कक्षाओं की संख्या भी कैसे क्लियर होगी? इसलिए कह दिया गया कि असंख्य कक्षाएं हैं। कितनी है? असंख्य, मगर जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज है वो स्थायी है, और जिनका नहीं है वो क्या है? अस्थायी है। अस्थायी में इलेक्ट्रॉन कब पाए जाएंगे? जब उन्हें बाहर से कोई एनर्जी देगा तो कुछ क्षण के लिए आएंगे और फिर ऊर्जा का उत्सर्जन करके फिर अपनी उसी कक्षा में चले जाएंगे। आया समझे? तो पहला लिखिए बोहर के सिद्धांत में, देखिए, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने के लिए परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने के लिए परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने के लिए निल्स बोहर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए एक अवधारणा प्रस्तुत किया। एक अवधारणा प्रस्तुत किया। इनके अनुसार नाभिक के चारों ओर
स्थायी तथा अस्थायी कक्षाएं पाई जाती हैं। स्थायी तथा अस्थायी कक्षाएं पाई जाती हैं। और स्थायी कक्षाओं का कोणीय संवेग स्थायी कक्षाओं का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। h/2π का पूर्ण गुणज होता है। हाँ, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करो, ये फिगर बनाओ। ठीक है, थोड़ा अच्छे से ये फिगर बनाना। और बनाने के बाद 2πr बराबर लैम्डा। लैम्डा क्या है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें निकल रही हैं उनका तरंग है कि लैम्डा बराबर h/3 डी ब्रोगली। और समझ लो डी ब्रोगली अगर इस बात को न बताते तो, और डी ब्रोगली कब प्रूफ किए थे, पढ़ाई के दौरान पीएचडी कर रहे थे तभी प्रूफ कर दिए थे, गैर प्रकृति। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या रखेंगे mv। m क्या है बताओ। अच्छा ये बताओ यम है क्या, किसका द्रव्यमान है, कण का कि इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का है। जो चक्कर लगा रहे हैं उनका कोणीय संवेग क्या है। अच्छा बुकों में लिखा रहता है कि स्थायी कक्षाओं का कोणीय संवेग, मैं भी बोला हूँ देखो, कक्षा का कोणीय संवेग होगा कि कण का होगा। स्थायी कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का है, क्या है इलेक्ट्रॉन का। v क्या है, इसका रेखीय वेग जिससे घूम रहा। r इसकी क्या है, त्रिज्या। k एलिमेंट की क्या है, त्रिज्या है। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, बोहर त्रिज्या का मान किस लड़के को याद है, बोहर त्रिज्या का मान। हाइड्रोजन के पहली कक्षा जो स्थायी कक्षा उसकी त्रिज्या कितनी होती है, अभी मैं कैलकुलेट करके निकलवाऊंगा आज या कल जब भी आएगा वो टॉपिक। 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। केमिस्ट्री क्या पढ़े हो तुम लोग? अच्छा कोई बात नहीं है। अच्छा ऊपर ऊपर पढ़ा दिए थे, अब ठीक है, अब सही चल रहा है ना, अब तो कुछ नहीं छूट रहा है। ठीक है सर, ऊपर ऊपर पढ़ा दिए थे, पढ़े हो तब तो पढ़ाया गया है। रेखीय स्पेक्ट्रम ना, हाँ लिखिए, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या देखिए, नील्स बोहर ने रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया। अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया। अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया। अब देखो
कल की क्लास में लगभग पूरा सब समझा दिया था ना, कैसे क्या है। आज इसी को समझाते हुए आपको क्या करना है, लिख लेना है। देखो नाभिक हो गया, और मान लीजिए एक अच्छा है, के यल यम, आगे क्या हो गया, ठीक है, यन हो गया। और के कक्षा में चलो नॉर्मली हम लोग तो अब पता ही है 2n स्क्वायर रूट। के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, फिर 8, ऐसे है ना, 2, 8, 18, 32, 50, 72, 108। सर क्या बोली, हाँ कर लो, 2, 8, 18, 32, 72, उसके बाद शायद 7, 7, 49, 2, 98 हो ना, हाँ 7 आएंगे, और 8, 28, 64, 2, 128, तो 2, 8, 18, 32, 72, 98, 128, ये इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। खैर 118 पे हम लोग दम तोड़ देते हैं। अभी तक जो तत्वों की खोज हुई है 118 या 120 तक की ना, परमाणु 120 तक हो गया मतलब, ठीक है। तो 128 वाला क्या करेंगे भविष्य में, अभी हाँ नील्स बोहर ही है, नील्स बोहर ही है, अभी इन्हें और सम्मान की चुन देंगे हम। तो वो अपना जो मॉडल प्रस्तुत किए थे लाइमर बामर तक वही मिला ही था, और जिनका मॉडल था पास्टन ब्रैकेट फुंड तक की व्याख्या कर दिया था, बाद में आगामी मिलते हैं। तो सब लोग कहते हैं हे भगवान कैसा रूल ये दे दिया कि मतलब भविष्य का भी, भविष्य में जितने स्पेक्ट्रम होंगे उसकी भी व्याख्या हो रही है। सेम ऐसा ही स्पेक्ट्रम की व्याख्या हो रहा था इसी समय के आसपास, वो जो आवर्त सारणी आई थी मेंडेलीव की, मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी बीच भी जो जगह ना छोड़े थे केमिस्ट्री वाला। तो एक नॉर्मली ऐसे डे बाय डे अगर पढ़ो इन चीज़ों को ना, तो लगता है कि हाँ कुछ इधर हो रहा है कुछ उधर हो रहा है, और डायरेक्ट आप लोग टॉपिक पढ़ के खाली हो जाते हैं तो कुछ मिलता नहीं है, मतलब एक समझ अंदर नहीं आता है कैसे क्या पढ़ रहा है। यहाँ देखो अब क्या होगा कि बाहर से एनर्जी आया, डिस्क्रिएट समझो क्या है कहानी, सतत नहीं, क्या है, असतत है। सबसे पहले जब बाहर से कोई एनर्जी आएगा तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेगा, और उस एनर्जी को लेकर के कहाँ भागेगा, दूर की कक्षा। जैसे सपोज करो कि यहाँ से ये एक फोटॉन गया बाहर से, ऐसे मान समझ रहे नहीं, ऊर्जा ऐसे आया E बराबर NH न्यू ना जी, E बराबर NH न्यू। अब कार्यफलन सब में से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए न्यूनतम ऊर्जा उतना मिलेगा, निकलेगा नहीं तो नहीं निकलेगा। तो अगर निकल गया तो बाहर निकल गया तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, मगर मेरी एनर्जी अंदर गई तो क्या वो लिया ही नहीं, और अगर लिया तो फिर किया क्या उस एनर्जी का, उस एनर्जी का क्या किया, लिया। जैसे मान लीजिए NH न्यू आया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो बोहर कहते हैं कि अवशोषित करने के बाद ये बाहर की तरफ क्या होगा, जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके बाहर की तरफ जाए, इसे कहा जाता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम। फिर अवशोषण स्पेक्ट्रम के बाद जब जितना एनर्जी वो पाया है, पाने के बाद उतना दूर वो चला जाएगा। मान लो यहाँ तक आया, M कक्षा तक आ गया, और M कक्षा के बाद फिर वो लौटेगा, और लौट करके कहाँ आएगा, अपने उसी कक्षा में चला आएगा ना। अब उसी कक्षा में जब वो चला आएगा, तो जब लौट करके आएगा इधर से इधर, तब लौटते समय हो सकता है कि यहाँ आए ना, फिर यहाँ से यहाँ आए, आ रहा समझ में, या फिर क्या हो, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाए। तो जाने का तो एक ही तरीका था,
अवशोषण स्पेक्ट्रम ले करके एक ही जगह जाएगा, है नहीं कि ले करके एनर्जी को यहाँ नहीं, जितना एनर्जी मिला उस हिसाब से वो अपनी किसी का, इसीलिए कहा जाता है ना कि ऊर्जा भी क्वांटाइज है, ऊर्जा भी क्वांटाइज है। अच्छा, क्वांटाइज मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पैकेट जो आप पढ़े थे, क्यों छोटे छोटे पैकेट के रूप में पूरी कहानी बनी हुई है? क्योंकि इन पैकेट को लेने वाले जो है वो इलेक्ट्रॉन है। कहीं ना कहीं देखा जाए इलेक्ट्रोस्कोपिक लेवल पे इन ऊर्जाओं को कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन ही तो लेता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ ही स्थायी कक्षाओं में रह सकता है, इसलिए बेचारा क्या करेगा, जब भी लेगा तो इतना ही लेगा कि यहाँ से अगर मैं चलूँ तो किसी दूसरे स्टेबल जगह पे चला जाऊँ। नहीं समझा? आप अपने घर से, जैसे मान लो मैं इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर आया या यहाँ पे हूँ, तो क्या मेरा मूड कर देगा तो आज मैं बेंगलोर चला जाऊँगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्थायित्व रहने का अगर कोई भी व्यवस्था होगा, तब स्थायित्व मतलब समझते हो ना, कि वहाँ पे मैं रह सकूँ, खा सकूँ, पी सकूँ, ये व्यवस्था हो, सोने का व्यवस्था हो, तभी तो यहाँ से बेंगलोर में जाऊँगा, ऐसे तो चला नहीं जाऊँगा। अब बेंगलोर के लिए क्या करेंगे? अब जैसे मान लीजिए कि अपने बेंगलोर हमें जाना ही है, मेरा मालूम पेपर ही है वहाँ, तो मैं क्या करूँगा? बस चल दूँगा? ऐसे नहीं, व्यवस्था क्या, पैसा लेंगे, पहले टिकट का पैसा होना चाहिए, प्लस खाने का पैसा होना चाहिए, प्लस वहाँ जाएंगे तो समझ रहे हैं, फिर वहाँ से फिर लौटेंगे, बस का किराया जो भी है, जैसे चीज़ें अपना, जब उतना पूरा मैनेज हो जाएगा, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए ना जी, कुछ लेने देने का मन कर गया, ऐसे कंडीशन क्या नॉर्मली देखो, रीज़न क्या है? अच्छा, आपकी टेंडेंसी ऐसी क्यों है? क्यों सब ऐसा सोचते हैं? बस शुरू से लोग यही सोचते चले आ रहे हैं, आगे का, खाने पीने रहने का। क्यों? क्योंकि एक मिनट, क्योंकि हम, आप जिससे बने हो, इलेक्ट्रॉन से बने हो, उसकी टेंडेंसी यही है। आप बने किससे हैं? सर हम इलेक्ट्रॉन से नहीं बने हैं। क्या नहीं बने हो? परमाणु, अणु, कोशिका, ये सब क्या है? इनमें नहीं इलेक्ट्रॉन पाया जाता, और उसकी टेंडेंसी क्या है? एक निश्चित बंडल वाली। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग का भी टेंडेंसी यही होता है कि जब भी अपना काम करते हैं तो कोई जुगाड़ ढंग से करते हैं, कम से कम उतना रहेगा तभी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे नहीं मनमानी कोई आएगा लेके चला जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित लेगा। क्या लेगा? यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितना चाहिए, अगर उतना मिलेगा तभी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। मतलब अब समझो कहानी, इलेक्ट्रॉन की कहानी क्या है। सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को आने के लिए चाहिए 1 जूल, यानी 1 जूल बहुत बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन के लिए 1 जूल बहुत बड़ा हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसे चाहिए 2 जूल, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसे चाहिए मान लो 50 जूल। 3 कैटेगरी में बना रहा। अब एक आया 3 जूल लेकर के आया, कितना जूल लेकर के आया? 3 जूल। अब इलेक्ट्रॉन से कह रहा है कि भाई तुम ले लो, इलेक्ट्रॉन कभी नहीं लेगा 3 जूल। क्या लेगा? 1 जूल लेगा। ऐसा नहीं है उसमें से 1 जूल ले लिया, 2 जूल कहा तुम ले लो, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी क्वांटाइज है। अगर आप 3 जूल लेकर के आए हैं तो इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, ये वाला तो पता ही नहीं लेगा। हाँ, इधर के जो इलेक्ट्रॉन है अगर उनका 3 जूल का जुगाड़ होगा तो वो ले लेंगे, अन्यथा कहेंगे जाओ भाई तुम अपना लेकर के, हमारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। इसका भी प्रयोग हुआ है लैब में, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि परमाणु एक निश्चित ऊर्जा का ही क्या करता है? अवशोषण करता है। इसका भी लैब में प्रयोग हुआ है, हम पढ़ाएंगे आगे चल करके। मरकरी, मरकरी जानते हो ना, मरकरी, उसके पारे को गर्म करके उसका भाप बनाते हैं, भाप बना करके निर्वातित नलिका में रखते हैं, और इसमें तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की बमबारी करते हैं, और देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है कितने वोल्ट एनर्जी को लेकर के आ रहा है, और उसमें से गुजारते हैं तो देखते हैं कि एक समय तो पूरा एनर्जी लेकर के निकल रहा है, और एक समय क्या हो जा रहा है, जो एनर्जी है सबकी गायब हो जा रही है। डिस्क्रिएट ऊर्जा होता है, सतत और असतत, असतत ऊर्जा होता है। इसका लैब में क्या किया गया? बता दे, प्रयोग किया गया है। कैसे किया गया समझ लो पहले, तो फिर चालू करें। देखो, ये मान लीजिए यहाँ पूरा भाप हो गया, ठीक, ये पारे के परमाणु है, अभी आगे आएगा तो समझाएंगे, और ऐसे ट्यूब टाइप की तरह रहता है, और इसमें से क्या करते हैं? ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की बमबारी कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के घुस जाएगा परमाणु के अंदर,
और जब घुसेगा तो शुरू शुरू में अब मरकरी के परमाणुओं को, यानी मरकरी के परमाणु इलेक्ट्रॉनों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए क्या चाहिए, एक निश्चित ऊर्जा ही चाहिए। तो जब ये उस ऊर्जा को लेकर के नहीं आ रहा है, जैसे सीधा चला जा रहा है, मरकरी का परमाणु अवशोषित नहीं कर रहा है, परंतु जैसे ही इन जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा उसके एक कक्षा से दूसरे कक्षा तक जाने के लिए क्या हो जाती है, अनुकूल हो जाती है, तो ये सब धड़ाम से क्या कर लेते हैं, उन्हें अवशोषित कर लेते हैं। और यहाँ से या तो इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है, और अगर निकलता है तो इसमें एक निश्चित ऊर्जा की क्या रहती है, कमी रहती है। इसका मतलब परमाणु से क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। फिर धड़ाम से बढ़ाते हैं एनर्जी को, और जब एनर्जी को और बढ़ा देते हैं तो देखते हैं फिर वही मामला फंसा। कुछ की क्या हो गई, सेम एनर्जी है, मतलब अवशोषण ही नहीं हो पाया। कुछ की एनर्जी में उतना ही कमी हो रही थी जो पहले हुआ था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक निश्चित ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, बाकी सबको निकालता चला जा रहा है। जिससे ये क्लियर हो गया इनका निल्स बोहर का जो सिद्धांत था कि एक निश्चित क्वांटाइज होता है और एक निश्चित ऊर्जा को अवशोषित करेगा और एक निश्चित ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित भी करेगा। समझ में? तो वहीं से यानी ये क्या करते हैं, धारणा देते हैं क्या कि बाहर से कोई एनर्जी अगर परमाणु को दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यदि फेवरेबल है, इलेक्ट्रॉन के लिए अनुकूल है, तो उसे अवशोषित करेगा और अवशोषित करके किसी कक्षा में चला जाएगा और वहां से तुरंत कितने सेकंड में जाने, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, 10⁻⁻8 सेकेंड जो होता है जाने और लौट करके आने, आवर्तकाल जाने और लौट करके आने, एक चक्कर पूरा हो गया ना, ये आवर्तकाल होता है। यानी ये क्रिया जब एनर्जी ले करके वो जाता है और लौट करके जब आता है, इसमें कितने सेकेंड का अंतर होता है, 10⁻⁸ सेकेंड का अंतर होता है। इतने में ही एनर्जी को लेकर के अवशोषित भी कर, अवशोषित करके उत्सर्जित भी कर देता है। अब समझ रहा है? तो यानी अब क्या होगा, मनमानी इलेक्ट्रॉन जो है मनमानी ऊर्जा को अवशोषित नहीं करेगा। एक फेवरेबल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, या फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, या फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यदि उतना मिलेगा तो अवशोषित करेगा, अगर उससे कम या ज़्यादा मिलेगा तो फिर कहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है, स्थायी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहर से ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा की कक्षाओं में जाने की प्रक्रिया को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है कि जब ये यहाँ पे जाएगा तो लौट करके आएगा, तो ऊष्मा और प्रकाश किस समय निकालेगा, लौटते समय। जो एनर्जी दिया है जब लौटेगा तो ऊर्जा संरक्षण में बताया था ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम मुंह फुला करके बैठेगा कि भाई ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न तो नष्ट होती है। तो यहाँ से यहाँ तक कैसे गया, क्योंकि एनर्जी दिया था तो लेके चला गया, और फिर यहाँ से लौटा तो क्या हुआ, उसी एनर्जी को ऊष्मा और प्रकाश के रूप में कहाँ निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। अब समझना, तो जिससे ये क्लियर कर दिए थे कि परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। क्या होते हैं, विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। और एक चीज और क्लियर है, अवशोषण स्पेक्ट्रम कम होते हैं मगर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि लौटते समय यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, फिर स्मरण नहीं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की संख्या हमेशा अवशोषण स्पेक्ट्रम से क्या रहता है, ज़्यादा ही रहता है। अवशोषित करके एक ही जगह जाएगा मगर लौटते समय कई कहानी हो जाएगी। अब चलो इसका क्या कहानी है, मतलब जो कल मैं एग्जाम्पल बता रहा था कि आप घर में हैं, आप हैं इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन, और आपके ये सब रिलेशन वाले हैं। पहला रिलेशन नानी का घर, दूसरा रिलेशन मौसी का घर, तीसरा रिलेशन ससुराल ले लो भाई, सर अभी तो ससुराल नहीं है, हो जाएगा ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे ढेर सारे आपके रिलेशन वाले हैं, आपको पैसा मिला, आपकी मम्मी बहुत खुश हुई, कहीं ले लाल 10 रुपया, तो लाल 10 रुपया लेके क्या करी, कहते नहीं, क्या कहते लड़के, अरे इसे का होए, कहते ना इतने से क्या होगा भाई, सही बात है, ऐसे तो हम नानी के यहाँ नहीं जा पाओ, तो कम से कम इतना पैसा दीजिए कि नानी के यहाँ चला जाए, ठीक है।
या फिर इतना पैसा दीजिए मौसी के यहाँ, या फिर 1000 2000 4000 दे दे डायरेक्ट ससुराल है। मगर हाँ, ऐसा हम लोगों में नेचर नहीं होता है। 10 रुपया मिला था, बाकी 2 रुपया ला के पहुँच जाते हैं। ये डिस्क्रिएट लेवल नहीं होता हम लोगों में, होता है क्या? नहीं हम लेंगे तो बस इतना लेंगे, नहीं लेंगे। कुछ होते हैं रॉयल लोग होते हैं, कुछ पढ़े हैं, और जो रॉयल है उन्हें बेवकूफ़ कहकर सनकी हो, मतलब कहीं या तो हमें 10 दे या तो हमें 50 दे, इसके बीच में हम लेंगे नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? बेवकूफ़, सनकी। हमारा समाज कहता है कि नहीं? मगर इलेक्ट्रॉन वही है सनकी, या तो इतना लेगा या तो इसके लिए लेगा या तो इसके लिए, बीच में चाहे तो चाहे जितना दिखा दो। अगर उसे डिमांड है 1 करोड़ रुपए की और तू कितना दे दे? 99,99,999, तब कहे हम न ले। बाप रे बाप। अब हम सब क्या करो? ले भाई एक तो रख ले, आया नहीं? तो ये रीजन है, ये मतलब क्वांटाइज होने का ये रीजन है। और ये गुण होना चाहिए जो क्वांटाइज है। क्वांटाइज में जो लोग होते हैं रॉयल लोग होते हैं, एकदम क्वांटाइज, जो बात पक्के हैं। मगर हम लोग कहाँ बात के पक्के हैं ना जी। चलो अब समझ में आ गया? चलो लिखो। टाइम हो गया? कल लिखवा दे। बहुत लंबा है, लिखवाएंगे बहुत लंबा जाएगा ये। चलो कल ही लिखवा दे। नहीं, लंबा टॉपिक है ना, कल ही से लिखवा दीजिए।